हेलो बच्चा लोग। आज है PT3 का डिस्कशन जिसमें आपका फिजिक्स का सिलेबस होगा क्लास 11 का पार्ट ग्रेविटेशन, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। ठीक है ना? ओके। और देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो पार्टिकल्स हैं। इनके मासेस हैं 2 kg एंड ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और दूसरा मास है 1 kg विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो आप वेक्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लगाएंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पे कुछ एक्स और वाई नहीं दिया हुआ है, तो मैं कन्वेंशनली इस डायरेक्शन को एक्स मान लेता हूँ और इसके ऊपर की डायरेक्शन को क्या एज्यूम कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं। ठीक है। अब सुनो, ये जो आपकी वेलोसिटीज हैं, इनके दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो इधर की ओर क्या होगा, 5 ऑफ cos 37, इसके दो कंपोनेंट होंगे 3 एंड 4। ओके, तो 4 जो जाएगा वो इधर की ओर जाएगा, 3 ऊपर की ओर जाएगा। कैसे? 5 ऑफ cos 37 हो जाएगा 4/5। ओके, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा 6 और एक होगा 8, है ना? नीचे की ओर होगा 8 और इधर की ओर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये दो वेलोसिटीज आ गई। अब मुझे इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले एक्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताते हैं। Vx इज इक्वल टू, पहले का मास कितना है 2 kg और उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 इन द राइट डायरेक्शन प्लस, ओके, दूसरे का मास है 1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 6। मैं कर रहा हूँ m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2। ओके, और टोटल मास सिस्टम का कितना है 3। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा 14/3 मीटर पर सेकंड। ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। अब ऐसे ही y का करेंगे, तो y में ये ऊपर जा रहा है 3 इंटू 2 6 और नीचे 8 है, तो ओवरऑल y वेलोसिटी कितनी आएगी, y इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टोटल मास 3। ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ओके, प्लस कंपोनेंट है 14/3, ये i कैप में है और ये क्या है j कैप में है। देखो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, 14/3 i कैप माइनस ऑफ 2/3 जे कैप, है ना? ओके, तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई सिस्टम दिया है जिसमें दो मासेस हैं 4 kg एंड 10 kg विच वर एट रेस्ट इनिशियली, है ना? एक सिस्टम है, दोनों पार्टिकल्स रुके हुए हैं और रुके होने का मतलब है कि उनकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों जीरो है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, दे मूव अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये कहीं दूर दूर थे, है ना? एंड बिकॉज ऑफ देयर ओन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे उतना ही फोर्स लगाया और उस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, यानी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सबसे पहली बात यही है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब है शुरू में जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा, तो इसका मतलब जितना इसका होगा, मान लो इसका m1v1 है, ओके, दूसरे का क्या होगा m2v2, इन सब का सम इनिशियल के बराबर होगा और इनिशियली तो जीरो था, फाइनल भी क्या होगा जीरो। या वेक्टर फॉर्म में ना लिखो तो जो मोमेंटम पहले का है और दूसरे का जो मोमेंटम है, ये दोनों बराबर है बट इक्वल है, तो मतलब वहां पे माइनस साइन आना चाहिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो। अब वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, आपसे बोला गया कि जो पहला है 4 kg उसकी स्पीड है 4। ओके, तो जो 10 kg है उसकी स्पीड कितनी होगी, तो कुछ खास है नहीं, आप ऐसे लिखो m1 इज 4 kg मल्टीप्लाइड बाई स्पीड इज 4 मल्टीप्लाइड बाई m2 10 और स्पीड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या इसकी स्पीड हो जाएगी 16/10, आंसर किसके इक्वल होगा 1.6 मीटर पर सेकंड, है ना? ओके, ये स्पीड आपकी आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान से सुनो, शुरू में रुका हुआ था, नेट मोमेंटम जीरो था और वो म्यूचुअल ग्रेविटी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से चलना चलना शुरू किया। म्यूचुअल मतलब कि नेट फोर्स क्या है जीरो और नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, मूविंग ब्लॉक हैविंग a mass m collide with another stationary block of mass 2m। ओके, तो ऐसे समझते हैं कि एक m है, ओके, और ये है 2m और ये रेस्ट पे है, इसकी स्पीड है जीरो और ये इससे कुछ से कोलाइड करता है, पता नहीं कितनी स्पीड है। लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज v। तो इसकी ब्लॉक की स्पीड v है, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, जो m है ये रेस्ट पे आ जाता है, अब इसकी स्पीड जीरो हो जाती है और जो 2m है ये कहीं आगे चलना शुरू करेगा। तो जानते हो कितनी स्पीड से चलना शुरू करेगा, मान लो कि इसकी स्पीड है v डैश, इसकी स्पीड कितनी है v डैश।
कोलिजन का टाइप आपको पता नहीं है, तो एक बात सोचिए, चाहे कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है ना? ओके, तो इसका मोमेंटम कंजर्व करो। इनिशियल मोमेंटम इज mv प्लस जीरो, इसका जीरो है, इसका mv है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू जीरो, मतलब ये नहीं चल रहा है, प्लस 2m इंटू वी डैश। ओके, इसको सॉल्व करोगे, वी डैश आएगा v बाई टू। वी डैश कितना आएगा? v बाई टू। तो इसकी फाइनल स्पीड तो मिल गई, बट मुझे इसकी फाइनल स्पीड नहीं निकालनी है। हमें बताना है इस पर्टिकुलर कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट कितने से हो रहा है? v डैश से, और आ कितने से रहा था? v से। ओके, यही आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। v डैश की वैल्यू बताओ कितना है? v बाई टू, और नीचे है v। क्या ये वैल्यू 1/2 आया? 1/2, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? 0.5। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ पाए? ओके, चलिए एक बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg traveling with some velocity, okay, and it is given an impulse of this 6 j cap newton second, then final velocity of body will be। एक बात बताओ, इंपल्स किसके इक्वल होता है? इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो आप ऐसे लिखो, इंपल्स इक्वल टू, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो कर सकते हैं ना हम लोग। ओके, चलिए इम्पल्स की वैल्यू लिखिए, बताइए कितनी है? 6 j कैप इक्वल टू मास कितना है? 1 kg। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 2i प्लस j कैप। क्लियर है इतना? ओके, तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 6 जे कैप, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आई कैप, सॉरी ये 2 आई कैप आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा? जे कैप आ जाएगा, है ना? ओके, 2 आई और 6 प्लस 1, ये 7 जे के आसपास आ जाएगा, है ना? ओके, तो ये आएगा 2 आई प्लस क्या होगा? 7 जे कैप, है ना? बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आपको बस ये समझना था कि इम्पल्स चेंज इन क्या होता है? लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है ना? ओके, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें बोला क्या गया है कि एक कोई पार्टिकल है, वो किसी वेलोसिटी v से आकर के एक प्लेन सरफेस पर और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोलाइड करता है, और फिर उतने ही एंगल और उतनी ही स्पीड से चला जाता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ओके, हमें बताना क्या है, ये जो कांटेक्ट टाइम था वो 0.01 सेकंड का था। ओके, और हमें बताना एवरेज फोर्स कितना लगा, है ना? ओके, तो एवरेज फोर्स निकालने का तरीका है सिंपल, कि कितना मोमेंटम में चेंज हुआ और वो कितने इंटरवल में हुआ, बस इतना। चेंज इन मोमेंटम बाय ओरिजिनल, बाय टाइम। ठीक है, अब सोचो जरा, ये मान लो कि ये थीटा है। ओके, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर की ओर v है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो इधर की ओर हो जाएगा v cos थीटा, और इधर के कंपोनेंट क्या होंगे? v sin थीटा। जब ये वापस जा रहा होगा, तो ये कंपोनेंट अभी भी v sin थीटा होंगे, और जो v cos थीटा नीचे आ रहा था, तो वो v cos थीटा किधर की ओर चला जाएगा? ऊपर की ओर। ध्यान से देखो, ये जो ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके परपेंडिकुलर में हुआ है। जितने से आया उतने से वापस चला गया, है ना? ओके, जितने से आया उतने से वापस गया है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, तो मोमेंटम का चेंज जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। देखो, इसका अगर चेंज इन मोमेंटम लिखोगे इस केस के लिए, तो इसको आप याद करो, एम वी कॉस थीटा, जो भी है, थीटा की वैल्यू अभी नहीं पुट करते हैं। ये अगर इसको पॉजिटिव मानते हो, तो दूसरे वाले को नेगेटिव मानोगे, तो माइनस ऑफ माइनस एम वी कॉस थीटा। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2 mv कॉस थीटा। ओके, और टाइम आपको पता है, ठीक। ओके, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 2 mv cos थीटा ऑन टाइम इंटरवल। अब सारी वैल्यू आपको गिवन है, आप इसको पुट करिए। मास है 40 ग्राम। ओके, तो 2 इंटू मास 40 ग्राम, 40 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 रख दीजिए। cos 30 किसके इक्वल होता है? √3/2, और टाइम इज 0.01, 0.01। ओके, अभी सब कुछ हमने एसआई सिस्टम में रखा है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर किस यूनिट में आएगा? न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये सिंपल सा तरीका है, इसे याद भी रखते हैं हम लोग, डायरेक्ट याद रखते हैं कि ये होता है 2 mv cos थीटा। ओके, और अगर यही एंगल वर्टिकल से ना देके हॉरिजॉन्टल से हो, तो भी हम लोग याद रखते हैं 2 mv sin थीटा। अगर आपको याद नहीं है, तो आप कंपोनेंट्स डिलीट कर लो। हमेशा याद रखना कि मोमेंटम वही चेंज हुआ है जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सरफेस की परपेंडिकुलर है, पैरेलल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, उस डायरेक्शन में मोमेंटम का कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, चलो।
अब आते हैं, एक बॉडी है, उसका मास है 2 केजी, इट मेक एन इलास्टिक कोलिजन with another body at rest. Okay, continue to move in the initial direction with 1/4 of initial speed. The mass of the second body which collide with the first body is. ध्यान से सुनिएगा, ये है क्या? एक 2 केजी का ब्लॉक है ना? ओके, और इसकी कुछ इतनी वेलोसिटी है, मान लो ये u है, मुझे पता नहीं है कितनी है। अब एक दूसरी बॉडी है, इसका मास है m और ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। अब ये दोनों कोलिजन करते हैं और कोलिजन इलास्टिक है, तो ये जो 2 केजी का ब्लॉक है, ये उसी डायरेक्शन में चलता है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, वन डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन, ओके, विथ 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो ये जो भी है, इसका 1/4 है, और बोला है कि मास ऑफ सेकंड बॉडी व्हिच कोलाइडिंग विद द फर्स्ट बॉडी इज, इसका मास बताना है। और यहाँ पे जो सेकंड बॉडी है, ये भी चल रहा होगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ये चल तो रहा है, बट इसकी स्पीड कितनी हमको नहीं पता। बात सोचो, अगर ये U1 होता है, ये U2 होता है, ये V1 होता है, ये V2 होता है ना? ओके, इसके मासेस M1 और M2 हैं और इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो V1 V2 के लिए एक फॉर्मूला पढ़े हम। क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से देखो, V1 इक्वल टू क्या होता है? M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बाई क्या होगा? M1 प्लस M2, है ना? ओके, ये है फर्स्ट बॉडी का, ये जो वेलोसिटी है, इसका आपका, इसकी वेलोसिटी मतलब पहला वाला जो पार्टिकल है, जो आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे। ऐसे ही V2 निकालते तो यहाँ M2 माइनस M1 हो जाता है, ठीक है? ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये सारे मासेस की वैल्यू पुट कर दो। ये V1 की वैल्यू दे रखी है, V1 इज U/4, ओके, V1 कितना है? U/4। ये M1 इज 2 केजी माइनस M2 इज M बाई 2 प्लस M इंटू U1। U1 मतलब इसकी अपनी इनिशियल स्पीड, ये तो U है ना, इंटू U प्लस ये U2, इसका U2 तो 0 है, ये रेस्ट पे था, है कि नहीं? तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे U से U कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 2 माइनस M अपॉन 2 प्लस M। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस m इज इक्वल टू 8 माइनस क्या होगा? 4m। ओके, अब ये 5m इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू 6/5, ये 1.2 केजी आ जाएगा। समझ पाए आप लोग? ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, केवल एक फॉर्मूला लगाना था इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, स्टैंडर्ड केस है, V1 और V2 क्या होते हैं, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वो एक कोन दिया हुआ है और उसका पूछा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन फ्रॉम पॉइंट बी। अरे यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। अब ये बताओ, इसके दो रास्ते हैं, h/3, h/4। देखो कौन सा कोन है, ये सॉलिड कोन है ना? ओके, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 होता है, बेस से नीचे से। अगर उसकी हाइट टोटल h है, ओके, तो इस h का, ये h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये कितने पर होता है? सेंटर ऑफ मास होता है h/4। अगर हॉलो होता है तो h/3 होता है, ठीक है? ओके, तो ये a कितना है? 40/4। ये कितना आएगा भाई? ये तो 10 सेंटीमीटर आ गया ना। ये बेसिक फॉर्मूला है, कोई आंसर है? जी हाँ, समझ पाए? ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, टू आइस स्केटर्स ए एंड बी अप्रोच ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, ध्यान से देखना, राइट एंगल है मतलब कि इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करना है। स्केटर ए हैज मास एंड वेलोसिटी, सिमिलरली बी हैज सम मास एंड वेलोसिटी, दे मीट एंड क्लिंग टुगेदर, ओके, एंड देयर फाइनल वेलोसिटी इज। तुम ऐसा सोचो, पहले का एक मोमेंटम था, है कि नहीं? ये पहले का मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, ये कितना है? ये 30 इंटू 1, 30 इंटू 1, क्या ये 30 है? और ये किसी डायरेक्शन में है, मान लेता हूं मैं एक्स डायरेक्शन में है, इसको मैं किधर मान लेता हूँ? एक्स में, तो इसको आई कैप लगा दूं। ऐसे ही दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी P2 निकालो, ये इसको P1 लिख लो, है ना? दूसरी स्केटर की जो वेलोसिटी है, वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ओके, दूसरे को मैं y मानूंगा। ये बताओ, ये 20 इंटू 2, क्या ये 40 जे कैप हो जाएगा? है ना? ओके, तो बताओ नेट मोमेंटम किसके इक्वल हो गया? नेट मोमेंटम हो गया 30i प्लस 40 जे कैप। और क्या ये मोमेंटम उतना ही रहने वाला है? चेंज तो होगा नहीं। ओके, इसकी बताओ वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसका अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा √30 स्क्वायर और प्लस क्या होगा? 40 स्क्वायर। ये सबको पता है, ये कितना आता है? 50। ओके, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? 50। मतलब सॉरी, इनिशियल 50 ही था, तो फाइनल में 50 रहेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, जब दोनों मिलते हैं, किंग हो जाते हैं, क्या का मतलब दोनों कंबाइंड होके एक हो जाएंगे, तो सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30, क्या ये 50 केजी होगा? और अगर ये 50 केजी है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना है? 50
टोटल मास इज 50 इंटू वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? समझे कुछ इतना? ओके, वेलोसिटी कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड। फिर से सोचिए मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन मैंने एक्स वाई अपने से मान लिया, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन थे, है ना? एक्स का मोमेंटम लिख लिया, वाई का लिख लिया, दोनों मिलकर के नेट हो गए। नेट की मैंने वैल्यू निकाल ली क्योंकि अब दोनों एक ही हैं तो वेलोसिटी अलग-अलग तो है नहीं, तो किसी एक डायरेक्शन में वो चलेंगे तो वो क्या होगा, है ना? अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझो कि एक पर्सन कहीं इधर जा रहा था, दूसरा पर्सन इधर जा रहा था, दोनों यहाँ से मिल गए और इधर जाने लगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, है ना? ओके, बस यही आपसे प्रॉब्लम पूछा गया था। डन? ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, और इसमें बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। ये बात तो सही है। ओके, कैसे सही है पहले बताते हैं। देखो, एक करके पहले पढ़ लेता हूं मैं, है ना? मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, अ सिस्टम कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम एंड नन ऑफ दिस। ओके, एक-एक करके बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपके सिलेबस में बहुत सारे हैं। देखो, जैसे बुलेट गन प्रॉब्लम है ना? ओके, तो बुलेट जब फायर होती है तो पहले मान के चलो बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं। डन? ओके, अगर बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे हैं तो आपने फायर किया तो बुलेट आगे जा रहा है तो गन रिकॉइल करके पीछे जाता है। उस पूरे सिस्टम का जितना बुलेट का मोमेंटम होता है उतना ही गन का होता है और नेट मोमेंटम 0 हो जाता है कि नहीं? ओके, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल भी क्या है? 0, क्योंकि उसपे नेट कोई फोर्स लगा नहीं है। बट अगर हम बात करें कि क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है क्या? शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी। जब बुलेट फायर करोगे तो बुलेट की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और रिकॉइल स्पीड ऑफ गन से भी उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी जुड़ेंगी, वो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। ओके, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर मोमेंटम नहीं है बट काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरनल फोर्सेस उनकी मोमेंट इंटरनल फोर्सेस लगते हैं और उनका वर्क डन होता है, काइनेटिक एनर्जी तो आता है बट नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है। यही यहाँ पे बोला गया कि सिस्टम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज। यहाँ पे चेंज होता है, चाहे एक्सप्लोजन ऑफ बम हो, कैनन की फायरिंग हो, बुलेट की फायरिंग हो या फिर किसी न्यूक्लियाई से कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल निकल के जा रहा है, तो उसको रिकॉइल हो जाए। ऐसे केसेस में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होती है, लेकिन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता। ये बात तो सही है। अब इसके बारे में बात करते हैं। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। कैन नॉट बी चेंज। देखो, बताते हैं, ये चेंज हो सकता है। कैसे बताते हैं? इसे समझिए। एक कोई सिस्टम है, इसमें मैंने क्या किया, 2 मासेस लिए M1 M2, दोनों को ऐसे चला रहे हैं। इनकी कुछ मोमेंटम है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। डन इतना? अब हमने एक की डायरेक्शन को पलट दी, स्पीड उतनी ही रखी, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम डायरेक्शन भी अगर बदल देंगे तो मोमेंटम बदल जाएगा। इन्होंने कैन नॉट बोला है ना? ओके, इस वजह से ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम, है ना? ओके, कैन नॉट हैव नहीं हो सकता है। अभी पहले वाले केस में बताया था, दो एक सिस्टम है, मान के चलो दो मासेस हैं एंड दोनों इक्वल मासेस हैं, इक्वल स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है? 0 है और मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 है बट काइनेटिक एनर्जी कहाँ 0 है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर 2 एम वी स्क्वायर, आंसर तो आएगा ना? ओके, तो ये भी सिस्टम क्या, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं पूछा गया, सिस्टम के लिए, तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि भाई मल्टीपल पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो दोनों एक दूसरे को मतलब अलग अलग तरीके से कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है? ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके, और ऐसा नहीं कि आपको कहाँ कहाँ से कितना कितना सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सिलेबस के ही सारे एग्जांपल्स हैं, आप उन्हीं को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है? ओके, एनसीईआरटी की जो लाइन्स हैं, बुलेट गन प्रॉब्लम और बाकी सारी चीजें, उतना पढ़ोगे तो ये सारे सवालों के जवाब आप अच्छे से दे पाओगे। ठीक है? चलो, नेक्स्ट है, टू बॉडीज के मासेस दे रखे हैं, देयर पोजीशन वेक्टर्स हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पूछा है। भाई बहुत आसान सवाल है। तो सेंटर ऑफ मास का क्या होता है भाई, पोजीशन ये बताओ। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ये पढ़ा है हम लोग। ओके, अब बताओ m1 कितना है, 1 kg, R1 माइनस आई प्लस 2j और प्लस क्या होगा, k कैप एंड प्लस M2 कितना है, M2 is 2 kg। ओके, देयर पोजीशन इज माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस क्या होगा, k कैप, है ना? ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे 3 आ रहा है। अब एक बात सोचो, माइनस आई कैप और माइनस कितना होगा 6, तो माइनस ऑफ 7 आई कैप आ जाएगा, है ना? ओके, प्लस यहाँ पे 2j कैप आ रहा है और यहाँ पे 4j कैप, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6j कैप। अब k कैप की तरफ बढ़ते हैं, ये 1k कैप यहाँ पे और 2k कैप यहाँ पे, प्लस क्या होगा,
3k कैप और डिवाइड बाई क्या होगा 3। ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जो 1 kg और 2 kg का सिस्टम है उसका पोजीशन ये है। ठीक है, इसमें कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ओके, ये बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक A man of mass 2m stands on a plank of mass m, okay, and the plank is lying on a smooth horizontal floor. Initially, both are at rest. यानी कि दो दो लाइन इसमें बोली है। पहली बात तो ये बोला है कि रेस्ट पे है, तो टोटल मोमेंटम जीरो है, कोई नहीं चल रहा, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है और वो स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगी। सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वही रहेगा, मोमेंटम पहले जीरो था बाद में भी जीरो ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। The man start walking on the plan toward east, okay, and stop after moving a distance of L, है ना, on the plank, then plank will slide to। एक बात सोचिए, ऐसे समझिए, ये प्लैंक है, इसका मास m है और इसके ऊपर एक पर्सन है, इसका मास 2m है, ऐसा गिवन है। और इनको अगर हम लोग, ये 2m है, ओके, इनको अगर l लेके जाते हैं तो ये प्लैंक, ये l जाएगा तो सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, जबकि होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि ये प्लैंक पीछे आएगी, है ना। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास मैं मान लेके चलता हूँ कि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहेगा, बट ये पर्सन तो आगे चला गया। जैसे ही पर्सन ये आगे गया, है ना, सेंटर ऑफ मास को यहीं रखने के लिए प्लैंक पीछे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब प्लैंक पीछे जाएगा तो इन्होंने, ये इनका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, ये मान लो कि प्लैंक एक्स पीछे आया, यही एक्स निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये एक्स पीछे आया और पर्सन एल आगे गया, लेकिन ओवरऑल प्लैंक एक्स पीछे आया, तो इसकी नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल माइनस एक्स होगी ना यहाँ से। एल माइनस क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, ये पर्सन का डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो एल तो प्लैंक के ऊपर चला है, प्लैंक पीछे गया है। जैसे आप एक एक किसी प्लेटफॉर्म पे आप चलते हो 10 मीटर और प्लेटफॉर्म 2 मीटर पीछे आ जाता है, तो आप कितना मीटर आगे गए हो, आप तो गए हो 8 मीटर, तो माइनस ही तो किए ना। सिमिलरली पर्सन प्लैंक के ऊपर एल जाता है और प्लैंक एल पीछे आता है, तो उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो एल माइनस एक्स है इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, okay। अब एक काम करो, एक फॉर्मूला लगाओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसके इक्वल होता है, ये है पहला मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये डिस्प्लेसमेंट होता है और इसको जीरो कर दो, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स नहीं है, जीरो है, तो इसको भी जीरो करो। तो बताओ m1 मतलब मैं पर्सन ले रहा हूँ, उस पर्सन का मास है 2m और उसका डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में, राइट को मैं प्लस लेता हूँ, तो ये l माइनस एक्स है ना। ओके, प्लस m2 प्लैंक का मास m है और इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है। हमने क्या किया है, राइट को प्लस लिया है तो लेफ्ट को माइनस लेंगे, ये माइनस एक्स है, क्या इसकी वैल्यू जीरो होगी, है ना। ये m1 प्लस m2 तो जीरो ही हो गया, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है ना। ओके, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2ml इक्वल टू, ये 2ml इक्वल टू 2mx प्लस mx, ये क्या हो जाएगा 3mx। x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी 2l/3। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो, द प्लैंक विल स्लाइड टू डिस्टेंस 12/3, 12/3, l/2 तो पाप है, ये तो होगा ही नहीं, नन नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अलग क्या है, डायरेक्शन। ओके, ये जो पर्सन है वो किधर गया था, ईस्ट डायरेक्शन में गया था। ओके, अगर वो आगे गया था तो प्लान तो पीछे आ रहा है ना, तो ईस्ट का उल्टा अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होगा और डिस्टेंस 12/3 होगी, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप क्लासरूम में पढ़े हैं, क्लासरूम में स्टूडेंट हैं, तो आप इसका आंसर आपको याद होगा डायरेक्टली। ओके, कैसे पढ़ाया गया था आपको, आपको बताया गया था कि एक एम है, वो एल चल रहा है, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम होता है एम एल बाई 2m प्लस एम, याद है आपको। ओके, एक कोई एम मास है, तो मैंने बोला था कि मास ऑफ सिस्टम इनटू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम बाय टोटल मास। ये एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आप याद करते हो, तो अगर ये याद होता तो ये 2m होता, तो आप डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, बस इतने में हो जाएगा आपका। यही कर लेते हैं। ओके, देखो, 2m इंटू एल बाई टोटल मास m प्लस m 3m, बस इतना ही करना था आपको, 2l/3। ओके, और डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगा, ये बात सबको पता है, तो आप करना इतना ही था। अगर आपको पता है तो इतना करो, नहीं पता है तो आप बेसिक के थ्रू जाइए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। A ball of mass 5 kg moving horizontally at 10 meter per second strike a vertical wall and rebound with the speed v. Okay. The magnitude of change in linear momentum is found to be 8 kg meter per second. The magnitude of v is, okay, ध्यान से सुनो,
कोई वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है, ये तो नहीं चलेगा, है ना? ओके। और एक कोई मास है 0.5 केजी का, ओके, ये 0.5 केजी का है और ये किसी स्पीड से चल रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टली एट 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं। जब ये यहाँ से रिबाउंड होता है, तो जब वापस पीछे की तरफ जाता है, अब इसकी स्पीड v होती है, मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है, कुछ अलग है ना? ओके। और इस केस में इसका टोटल लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है और वो चेंज है 8 केजी मीटर पर सेकंड। ओके, काम करता हूँ मैं, राइट डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूँ। राइट डायरेक्शन को क्या मान लेता हूँ? प्लस। ओके, मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ। तो ये बताओ इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल है? सर इनिशियल मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास है 0.5, वेलोसिटी है 10। क्या ये 5 हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। सही है? ओके। और बताओ फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल है? मास है 0.5 और वेलोसिटी पता ही नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है, ये v है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पीछे जा रहा है, तो अगर हमने राइट को प्लस माना है तो लेफ्ट को क्या मानेंगे? माइनस, तो ये माइनस है। ओके, तो अब बताओ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम जो है वो माइनस ऑफ 0.5 v है, इनिशियल है माइनस ऑफ 5। ओके, बेसिकली ये सब नेगेटिव है। ओके, तो आप ऐसे लिख लो, माइनस को कॉमन ले लो, 0.5 v प्लस 5, है ना? ओके, ये आपका आंसर आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू दे रखी है 8। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। 8 जो होगा चेंज इन मोमेंटम, देखो फोर्स लगा है लेफ्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मोमेंटम का चेंज भी नेगेटिव ही होगा। बट यहाँ पे जो गिवन है वो है 8 है, यानी उसकी वैल्यू दी हुई है, तो आप माइनस को कंसीडर मत करिए। अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए, ये चेंज इन मोमेंटम जो आया है 0.5 v प्लस 5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 8, है ना? ओके, 0.5 प्लस v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। अब इसको सॉल्व करो। नहीं, 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 एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही चलो, गड़बड़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन में हमको v का मैग्नीट्यूड बताना है ना? ओके, तो v नेगेटिव था, ये इनिशियल की वैल्यू आई 0.5 इंटू 10, ये 5 रहने दो। p फाइनल की वैल्यू है माइनस ऑफ 0.5 इंटू v, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये पीछे था। चेंज इन मोमेंटम हमने माइनस मान लिया। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपको 8 दिया हुआ है, तो इसको आप ना पहले वेक्टर फॉर्म में रखो। ओके, चेंज इन मोमेंटम है, इसमें डायरेक्शन तो गिवन ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, आ, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है 8 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो क्या क्या और हो सकता है। और यहाँ पर हमारे पास एक बॉल है, एक वॉल है, वर्टिकल वॉल है, और यहाँ पे कोई मास है। ये मास इधर की ओर जा रहा था, मास है 0.5 केजी का और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, और जब ये रिबाउंड करता है तो किसी v स्पीड से वापस आता है और इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है ना? ओके, और चेंज इन मोमेंटम इतना है। तो एक बात सोचिए, इस पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम, ये वैल्यू इधर की तरफ मानते हैं। ये बताओ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? फाइनल, मैं फाइनल को ही प्लस ले लेता हूँ, मान लो एम वी, ये प्लस है, माइनस ऑफ एम वी, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू वेलोसिटी को मैंने माइनस 10 ले लिया। चलेगा इतना? ओके, तो अब ये सोचो ये कितना होगा? एम वी माइनस 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 इसको प्लस प्लस कर लो और ये हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा? 5। ये तो आपका चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब आते हैं कि सर चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है, ये 0.5 इंटू वी और प्लस क्या हो गया? 5। ओके, इसकी वैल्यू हमें 0.8 रखनी है। बट ये मोमेंटम तो पीछे की ओर चेंज हुआ होगा ना, इसमें फोर्स किधर लगाया? पीछे की ओर, तो इधर की ओर ही चेंज हुआ होगा। तो देखते हैं ये किसके किसके इक्वल हो जाएगा। देखो अब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। 0.5 वी और प्लस 5, इसकी वैल्यू है 8। एक तो ये है, तो 0.5 वी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और v इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। लेकिन अगर चेंज इन मोमेंटम आपकी दूसरी डायरेक्शन में होती तो ये डेल्टा p की वैल्यू -8 होता, यानी पॉइंट v प्लस 5 इज इक्वल टू -8। उस केस में 0.5 v इज इक्वल टू 13 होगा और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 मीटर पर सेकंड। समझ पाए आप? ओके, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि एक 6 मीटर पर सेकंड आएगा, एक 26 मीटर पर सेकंड आएगा। बट अब इसमें हमें ये नहीं पता है कि मोमेंटम का जो चेंज हुआ है किस डायरेक्शन में है। मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? ओके, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है सर, हम कौन सा आंसर मारें, तो आप एक काम करो,
अगर कुछ भी नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट केस में, तो ये 26 लगा दो, उसका रीजन ये है कि मोमेंटम का चेंज नेगेटिव होगा, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी को आप नेगेटिव मान लो, है ना? ओके, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, वेक्टर फॉर्म है नहीं तो खुद ही से सोचना है कि क्या होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा था, बस डायरेक्शन में हम लोग को फंसाया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दोनों हैं, अगर आप गलत करते हैं तो दोनों की तरफ फंसेंगे। चलिए, अब दूसरा है सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करनी है। ओके, एक टी शेप कोई स्ट्रक्चर है। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप, इसकी डिस्टेंस बतानी है पॉइंट ओ से। ओके, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है? ऑब्वियस सी बात है कि इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा, बट थोड़ा नीचे की ओर होगा, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। चलो आओ देखते हैं। इसका एक काम करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये ऊपर का पार्ट है, इसकी एरिया निकाल लो। ऊपर के पार्ट की एरिया A1 इज इक्वल टू ये कितना होगा? ये 3 है और ये भी 3 है ना? ओके, और ये कुछ गिवन ही नहीं है। ये इसकी थिकनेस कितनी है ये आपको पता नहीं है। 336 है और ये 8 है, तो ये तो 2 मीटर होगा, है ना? ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 मीटर। ये पूरा 2 मीटर है। अब देखो, ऊपर की जो एरिया है, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या ये 16 है ना? यूनिट में मैं नहीं जाता हूँ कि क्या है, बस 16। इसका डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से ये कितना नीचे है, इसको y मान लो। इसका y1 जो डिस्प्लेसमेंट होगा, y1, ओके, मैं नीचे की डायरेक्शन को ही प्लस लेता हूँ, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1। ओके, y1 1 है। मैं किसी यूनिट में नहीं जा रहा हूँ, सब मीटर में है कोई। A2 के बारे में बात करो। A2, ये नीचे की एरिया होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी अपनी लेंथ, ये कितनी है? 6 है। 6 इंटू 2, ये कितना होगा? 12। और इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, मतलब 3 मीटर पे होगा। बट यहाँ से कितने पे होगा? ये प्लस 2, पहले ये 2 होगा और प्लस यहाँ से इसका सेंटर 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना शुरू करिए। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? A1 प्लस A2। ऐसा कर सकते हैं। अब बताओ A1 कितना है? 16, Y1 कितना है? 1 प्लस A2 कितना है? 12 बाई 2 इज 5 अपॉन टोटल एरिया कितना है? 16 प्लस 12, 16 प्लस 2 18 और ये 28 आ जाएगा, है ना? ओके, तो ये कितना होगा पहले ये बताओ? 60 70 76 बाई 28। ओके, इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा आप। है ना? अब इसको सॉल्व कर लेना, ये जो भी आएगा, है ना? ओके, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना? ओके, 2.71 ही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। अगला प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ग्राफ दिया है मोमेंटम का और किसका? टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ध्यान से देखो, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन ऑन द फिगर। द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, तो इक्विलिब्रियम तो तब होता है जब फोर्स क्या होगा? जीरो। ओके, तो हमें फोर्स को जीरो करना है। और ये बताओ, फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है? डीपी बाई dt। इसे हमें जीरो करना होगा। और डीपी बाई dt जीरो करने के लिए यहाँ ग्राफ में डीपी बाई dt किससे रिप्रेजेंट होगा? ये तो स्लोप से रिप्रेजेंट होगा। तो जहां जहां स्लोप जीरो होगा, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम होगा। यानी मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप जहां जीरो होता है, वो पॉइंट पर फोर्स जीरो होता है, और वही पॉइंट हमारे लिए क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक तो ये T2 पॉइंट है ना? ओके, जहां पर ये T1 पे तो स्लोप आ रहा है, T2 पर मैक्सिमा है, स्लोप जीरो है, T3 पर ये मिनिमा ही होगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या है? जीरो है। तो दो जगह स्लोप जीरो है, तो इन दो जगह फोर्सेस क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। T1 पर तो नहीं है, T1 पे पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। T2 सही है, ओके, और P3 भी सही है, तो यहाँ इसका मतलब कि ये दोनों ही सही है, 2 एंड 3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 की तरफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। ओके, चार ऑप्शन से मोमेंट, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया भाई। देखो, एक रॉड है, मास एम लेंथ एल है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट द एक्सिस। तो एक बात बताओ, रॉड का सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होता है, किनारे के अबाउट क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 3। लेकिन ये तो तब ना, जब ये रॉड और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, किसी एंगल पे होते हैं, तो उसी फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो ये किनारे के अबाउट होगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये है आपका फॉर्मूला, बस और कुछ करना ही नहीं है। इसको सॉल्व भी नहीं करना, याद करना था। ठीक है, नेक्स्ट। अगला एक प्रॉब्लम है, बोला गया है कि एक मास है, रॉड ऑफ मास 3m। इस रॉड का मास कितना है? 3m है, ओके, और उसकी लेंथ है 2l, ओके, और इसको किसी इसके सेंटर पर पाइवोट कर दिया गया है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एक मास m जो है, वो बुलेट इधर की ओर आता है,
और उसके बाद इससे कोलाइड करता है, एम्बेड हो जाता है ना? एम्बेड का मतलब इसी के साथ चिपक जाएगा ही। अब इसी के साथ समझेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी। ओके, देखिए ये टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या टॉपिक है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा ये। ओके, देखो ये पहले तो एक रॉड है ना? ओके, ये रॉड है और इसको सेंटर पर हिंज कर रखा है। ओके, और इस रॉड की जो लेंथ है ये है 2L, मतलब ये भी लेंथ इधर से इधर L है और इधर से इधर भी क्या है? L है। समझ पाए? ओके, और इसका मास है 3m। इसका मास कितना है? 3m है। और एक कोई मास m जो बुलेट है वो v स्पीड से यहाँ पे आके इससे कोलाइड करता है। जब ये कोलाइड करेगा तो कुछ देर के बाद ये एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, देखो ध्यान से। ये एक इस तरीके का सिस्टम बनाएगा। यहाँ पे मास m रहेगा, है ना? ये रॉड अभी भी यहाँ से पाइवोटेड है, ओके, और इसका मास 3m ही है टोटल मास, एंड टोटल लेंथ इज 12 ही रहेगा। बट जब ये इससे कोलाइड करेगा, अब ये रॉड पहले रेस्ट पे था, अब ये घूमने लगेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, ऐसा चलने लगेगा। इस पूरे केस में हमें ये ओमेगा कितना होगा फाइनल, यही फाइंड आउट करना है। ये पूरा हमारा सिचुएशन है, ठीक है? ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो इस हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज पॉइंट या अबाउट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, अबाउट मिड पॉइंट ऑफ रॉड। ओके, ये काम करना शुरू करते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे पहले यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल तो रॉड के पास कोई था ही नहीं, केवल इस ब्लॉक के पास था। इस ये ब्लॉक का मास m, स्पीड v, और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगी? m v l इक्वल टू, बाद में ये घूमेगा तो i ओमेगा होगा। i ओमेगा कैसे लिखेंगे? आई ऑफ सिस्टम इनटू क्या होगा? ओमेगा, और यही ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है। एम वी एल इज इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का आई, इस रॉड का कितना होगा? रॉड का होता है सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इसका एम कितना है आप खुद बताओ। एम है 3m, एल कितना है? एल इज 2L, एम एल स्क्वायर बाई क्या होगा? 12, एमएल स्क्वायर बाई 12। पहले ये रॉड का है, लेकिन ये पॉइंट मास भी तो इसी सिस्टम का पार्ट है, ये भी घूम रहा है। पॉइंट मास का कितना होगा? एक मास है m, ओके, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? l, पॉइंट मास का ml स्क्वायर इनटू क्या होगा? ओमेगा, और यही ओमेगा आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। एम वी एल इक्वल टू, ओके, ये कितना होगा? ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये ml स्क्वायर आ गया है ना? ओके, और एक और ml स्क्वायर इंटू क्या हो गया? ओमेगा, यानी एम वी एल इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर ओमेगा। तो चीजें कैंसिल हो रही, एम एम और एल एल, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया? v बाई 2l। ओके, ये है ऑप्शन। करना क्या था? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, आइए देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या। हमारा आंसर कितना है? हमारा आंसर है v डिवाइडेड बाई 2l। ओके, v डिवाइडेड बाई 2l, हाँ, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा थर्ड। ओके, डेटा हमने सही लिया, 3m 2l था, हाँ ठीक है। ओके, यानी जब भी कोई चीज हिंज है और कोई चीज कोलाइड हो रही है, ओके, तो उस हिंज पॉइंट के अबाउट उस नेट टॉर्क जीरो होगा और एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। ओके, चलो अगला प्रॉब्लम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच ऑफ देम हैज सेम मास एंड सेम आउटर रेडियस? m और r सेम है, मतलब फॉर्मूला ढूंढना है। एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर। ओके, डिस्क का कितना होता है? एक्सिस परपेंडिकुलर है तो mr स्क्वायर बाई 2, ये तो कम हो गया। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है अबाउट इट्स डायमीटर? 2/5 mr स्क्वायर। और स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर का कितना होता है? 2/3 mr स्क्वायर। एक बात बताइए, इन सब में सबसे ज्यादा तो mr स्क्वायर ही है ना? सबसे ज्यादा कौन है? mr स्क्वायर है, तो mr स्क्वायर वाला यानी कि रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m is omega 1, two small balls of is gently attach gently to the diametrically opposite point on the edge। ओके, एक बात बताओ, अगर इसको अटैच करेंगे तो फिर भी एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा। फिर से आपको वही काम करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान से देखिए, एक डिस्क है, इसका मास है कैपिटल M, अपनी रेडियस है r। ओके, और ये चल रहा है, घूम रहा है कितनी स्पीड से? ओमेगा 1 से। ओके, अब हमने क्या किया, इसके दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर दो मासेस रख दिए अदर देन दी
डिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ओके, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ रख दिया, एम और एम, है ना, स्मॉल एम इसको दिया हुआ है, और ये अब कितने स्पीड से घूमेगा यही हमको बताना है। ओके, तो फिर से वही काम है, हम क्या यूज करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, यानी कि पहले की एंगुलर मोमेंटम मान लो I1 और इसकी स्पीड है ओमेगा 2, अब I2 इंटू क्या होगा, ओमेगा 2, मुझे ओमेगा 2 फाइंड आउट करना है। I1 की वैल्यू, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² by 2 into ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2। इसका कितना होगा, इसमें तो डिस्क है ही mr² by 2 प्लस, ओके, 2 टाइम्स ऑफ, दो मासेस हैं, एक मास का होगा mr², है ना, ओके, इंटू क्या होगा, ओमेगा 2, यही फाइंड आउट करना है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, 2 into 2 4 हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी कैपिटल M ओमेगा 1 बाई कैपिटल M प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन टॉपिक इज सेम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, ओके, उसने बोला है कि चार स्फेयर्स हैं, सबके डायमीटर्स क्या हैं, ईच ऑफ डायमीटर 2 है, कुल मिला के रेडियस है ए, है ना, ओके, एंड मास m आर प्लेस्ड ऑन अ वे such that their center line on the four corners of square of side B। ओके, ये बहुत आसान है, देखो, एक स्फेयर ये है, दूसरा स्फेयर यहाँ पर है, तीसरा ये है और चौथा ये है, और सबकी रेडियस ए है, बट सभी लोग एक कॉर्नर पे हैं सबके, और ये कॉर्नर है स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर है, हम रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है लेकिन स्क्वायर है, यानी इसकी साइड कितनी है, बी 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 है ना, ओके, सबके मासेस कितने हैं, एम 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 एम, और सबकी अपनी रेडियस है ए, इसकी अपनी रेडियस है ए, इसकी भी ए, इसकी भी ए। हमें बताना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इस साइड का एक स्क्वायर ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, इसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पहले तो तुम इन दोनों का लिखो, इसका कितना होगा, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, देखो, इसका 2/5 mr² होता है, तो ऐसे लिखेंगे 2/5 m इंटू आर, आर इसका कितना है, ए स्क्वायर, और ऐसे कितनी स्पेयर्स हैं, 1 and 2, ये तो हो गया, समझ गए, ओके, इन दोनों का हो गया, प्लस, अब किसी इसका लिखो, इसका इस एक्सिस के अबाउट, इसका पहले अपने सेंटर के अबाउट कितना होगा, 2/5 mr², ये अपने एक्सिस के अबाउट हो गया, लेकिन हमें तो लिखना है इसके अबाउट, तो हम इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, प्लस m इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सेंटर टू एक्सिस, तो ये कितना है, b है, mb², है ना, तो ऐसे एक ही स्फीयर नहीं है, दो है, तो इसको हम कितने से गुना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए, ओके, अब इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 40 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट एट 50 rpm, द एंगुलर रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हील इन 90 सेकंड। एक काम करिए, पहले बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका n दिया हुआ है, मतलब कि नंबर रोटेशन दे रखी है 50 rpm, इसका इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल होगा, सर ये होगा 2 पाई n बाई 60, यही होता है, ओके, 2 पाई बाई 60 इंटू n वैल्यू कितनी, 50, है ना, ओके, 50 आरपीएम दिया हुआ था, इसको पहले आप कैंसिल करो, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6, है ना, ये इनिशियल ओमेगा आ गया, मुझे इसको 90 सेकंड में खत्म करना है, रोकना है। ओके, अब तुम अल्फा ही तो बताना है, तो आप क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, अगर हमें इसको रोकना है तो ये तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, और यहाँ से टाइम टी इक्वल टू स्टॉपिंग टाइम इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई अल्फा होता है, या अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई क्या होगा, टी हो जाएगा। ओके, अब इसको टी की वैल्यू निकालो, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 10 पाई बाई 6 अपॉन टाइम कितना है, 90, ये बताओ ये कितना होगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 54, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर, हालांकि नेगेटिव है बट रिटार्डेशन ऑलरेडी पूछा हुआ है तो हम वही निकालेंगे, पाई बाई कितना है 54, भाई भाई कितना आया 54। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक थिन रॉड है, उसका मास m है, लेंथ कितना है 2l, इज मेड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू ओमेगा टाइम t, व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, देखो सिंपल सी बात, न्यूटन लॉ के ही लगाएंगे, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम, बस इतना होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, शुरू में तो जीरो था, बाद में ओमेगा हो गया, ये होगा आई ओमेगा बाई टाइम टी, बस इतना ही करेंगे, ठीक है, आई ओमेगा बाई टाइम क्या करेंगे, टी, इतना ही करना है, यही हमको चाहिए। तो अब हम आई निकालेंगे, रॉड है, मास दिया है, लेंथ दिया है, इज मेड टू रिवॉल्व एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर
परपेंडिकुलर, ये तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो I की जगह हम ml स्क्वायर बाई 12 लिखेंगे। I है m, l कितना है 2l होल स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, और नीचे क्या आ रहा है टाइम, नीचे कितना है, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 बाई 3, ये 4 बाई 12 तो 3 हो जाएगा, m l स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई क्या होगा 3t, बस ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ml स्क्वायर ओमेगा बाई 3t। को ध्यान से रखना था कि मास कितना है और लेंथ कितना है, अगर लेंथ को l ले लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ओके, फिर आपका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए, अब आगे की बात करते हैं। मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट ओरिजिन, ये फोर्स दे रखा है आपको, और ये कहां पर लग रहा है 3 के कैप, ये तो ज्यादा आसान है। टॉर्क किसके इक्वल होता है भाई, आर क्रॉस एफ, है कि नहीं? ओके, आर क्या है, मतलब पोजीशन वेक्टर 3 के कैप क्रॉस क्या होगा 4 जे कैप, ये 3 इंटू 4 12 होगा, के क्रॉस जे, ये तो आई ही होगा, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई होगा, है कि नहीं? ओके, तो ये तो माइनस ऑफ 12 आई कैप के बराबर हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था, है कि नहीं? ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जीएम, है ना? वो आर जो है वो सेंटर ऑफ प्लैनेट से डिस्टेंस है, तो जो एम होता है वो प्लैनेट का मास होता है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, उसका अपना मास नहीं होता है ना? ओके, अपने मास पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमें क्या बताना है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट बताना है। इंडिपेंडेंट में तो मास ही होगा, है ना, कि वो अपने मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। दो पार्टिकल्स हैं और टू पार्टिकल्स ऑफ मास, दोनों के masses दे रखे हैं 4 kg एंड 8 kg, they are kept at position x equal to -2 and x equal to 4 meter, and net gravitational force acting on the third particle of mass 1 kg at origin। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास है 1 kg और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है x equal to 0 पे। एक पार्टिकल है x is equal to -2 पर और इसका मास है 4 kg, है ना? ओके, एक x equal to 4 पर रखा हुआ है और इसका मास कितना है 8 केजी। ओके, तो अब सुनो, ये इसको अट्रैक्ट ही तो करेगा इधर की ओर, है कि नहीं? और ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों का जब अट्रैक्शन हो रहा है तो हमें नेट फोर्स बताना है। ऑब्वियस सी बात है कि पता नहीं कौन सा फोर्स बड़ा है, एक काम करो, इसका फोर्स बताओ कितना होगा, जी m1 m2 यानी कि 4 बाई इसका आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4 होगा, यानी कि ये जो फोर्स है ये तो जी के इक्वल है, जो लेफ्ट की ओर लग रहा है ना? ओके, अब इधर की ओर फोर्स लगेगा तो ये फोर्स की क्या वैल्यू होगी, F इक्वल टू जी m1 m2 8 बाई आर स्क्वायर, 0 से लेके 4 का आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये क्या जी बाई 2 हो जाएगा। नहीं समझे? ओके, यानी कि ये जो 1 केजी का पार्टिकल है इस पर आगे की ओर जी बाई 2 का फोर्स लग रहा है और पीछे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, जी लग रहा है। हम जो फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ जी कर रहे हैं, ठीक है? ओके, क्योंकि ऑप्शन जी के टर्म में है, तो बताओ इसमें नेट फोर्स कितना होगा, जी माइनस जी बाई 2, आंसर तो जी बाई 2 आया, और किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं, केवल वैल्यू पूछी हुई है, तो आंसर कितना हो जाएगा, जी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक प्लैनेट है उसका मास m है, इट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑफ मास m इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है कोई बात नहीं, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। Another planet of mass 2m, okay, revolve around the sun in the circular orbit of radius 4r, then angular velocity omega dash क्या होगी? अब एक काम करना, ऐसे समझिए, ये मास पे तो पहले डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, रेडियस पे जरूर डिपेंड करता है। तो रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, देखो, पहले तो v निकालो, v किसके इक्वल होता है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट अंडर रूट जी एम बाई आर। कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ मास तो होता है, ये मास प्लेनेट का होता है जिसके अबाउट वो घूमता है, सैटेलाइट का नहीं होता है। ओके, लेकिन मुझे तो निकालना है ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा v बाई आर, यानी 1/r अंडर रूट क्या होगा जी एम बाई आर, है कि नहीं? ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम बाई आर क्यूब। अब यहाँ ध्यान से देखो, ओमेगा और आर की प्रोपोर्शनलिटी देखो कैसी है, ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, इसके आर की पावर, इसका ये तो 3 है और रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ये किसके इक्वल होगा, R2 बाई R1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, R2 बाई R1 पावर कितना होगा 3/2। अब देखो, R2 बाद की रेडियस है 4R, पहले की रेडियस कितनी थी, पहले की रेडियस थी R, है ना? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 4R बाई R, और इसकी पावर कितनी है 3/2,
आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 की पावर 3/2 है, 3/2 यानी 4 की पावर पहले 1/2 निकाल लो, ये तो 2 हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू 8 है। हमसे क्या पूछा गया था? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 ही पूछा गया था, यही तो आंसर है आपका। ठीक है, ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Next problem, radius of Earth is 4 times of the planet X and its mass is 80 times that of planet X. If acceleration due to gravity on the surface of Earth is 10, तो वहां पे क्या होगा इसी के बारे में बात करनी है। देखो अर्थ सरफेस का जो g होता था वो किसके इक्वल होता है, gm बाई आर स्क्वायर। ओके, उस सरफेस पे g क्या होगा? ओके, उस सरफेस का g यानी कि g इंटू मास ऑफ प्लैनेट। ओके, तो ऐसे बोला गया है कि मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लैनेट, तो उस प्लैनेट का मास जब रखोगे तो m बाई 80 रखोगे, है कि नहीं? ओके, कौन रेडियस अर्थ का 4 टाइम्स था, तो उसका रेडियस कितना था r बाई 4, और उसका क्या होगा होल स्क्वायर। मैं अर्थ के टर्म में ही सारा कुछ लिख रहा हूँ ताकि इसको सॉल्व कर पाऊं। ओके, तो अब सोचो ये किसके इक्वल होगा, जी एम बाई नीचे 80 है, आर स्क्वायर और ऊपर क्या है 16 जाएगा, यानी कि जी एम बाई ये 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा जी डिवाइड बाई 5, यानी अर्थ का जो भी जी होगा वहां पे जी का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब 1/5 होने का मतलब है पहले तो 10 था, तो जी जी डैश की जो वैल्यू होगी 10/5, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पाए आप लोग इतना? ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 27। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from surface of another planet having radius 2 टाइम्स ऑफ अर्थ एंड मास डेंसिटी सेम है। ठीक है, रेडियस प्लस डबल है। एक बात सोचो, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2gm बाई आर। ओके, 2gm बाई आर या फिर अंडर रूट 2gr होता है। हमें इसको बताना है हैविंग रेडियस 2 टाइम्स एंड सेम मास डेंसिटी, इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 2g बाई आर, और मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? ओके, अब आर से एक आर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट रो इंटू आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट रो इंटू आर, है ना? ओके, ऐसा समझिए अगर हम बोलेंगे कि रो सेम है, सेम मास डेंसिटी है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस है। अब ऐसा बोला गया कि हैविंग रेडियस 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो अगर रेडियस को हम डबल करते हैं, इसकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो पहले v थी अब कितनी होगी, अब हो जाएगी 2v। समझ पाए, पहले v था अब कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा, क्योंकि रो सेम है सब कुछ सेम है। ओके, केवल रेडियस डिपेंडेंट है ये। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ Earth is 5 hour if the separation between center of Earth and satellite is increased 4 times. Okay, Kepler's third law, ध्यान से देखो। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2, है ना? ओके, अगर हमने इसको r को 4 टाइम्स कर दिया, r को कितना टाइम्स कर दिया 4 टाइम्स। ओके, तो जो टाइम पीरियड होगा ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 4 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 टाइम्स हो जाएगा, है ना? ओके, और 4 की पावर 3/2, पहले 4 का 1/2 निकालो तो 2 आएगा, 2 का क्यूब निकालोगे ये कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स, है ना? ओके, टाइम पीरियड हो जाएगा 8 टाइम्स। टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, पहले का टाइम कितना था 5 आवर। ओके, तो फाइनल टाइम कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 5 आवर, ये कितना आ जाएगा 40 आवर। समझे आप? ओके, ये है आपके लिए पूरी-पूरी कहानी, है ना? ओके, कि पहले मतलब सेपरेशन पाएँगे तो टाइम पीरियड बढ़ता है और क्या बढ़ता है, ये एक रिलेशन है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इस फॉर्मूले से कर लो, T1 बाई T2 इज़ इक्वल टू R1 बाई R2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, है ना? ओके, R1 बाई R2 को 1/4 रख देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो, अगला प्रॉब्लम फिर से escape velocity का है। escape velocity from surface of planet is VE. Tunnel is dug along the diameter of planet and a small body dropped into it, the speed of body at the center of planet will be। भाई ये सब देख तो क्या 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 हो सकता है। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा ना, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो एक कोई प्लैनेट है ना? ओके, और इस प्लैनेट में एक टनल बनाया गया ऊपर से नीचे के बीच में ऐसे, ठीक है? ये टनल है, ऐसे समझिए, ये टनल है और यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को इसके वेलोसिटी से छोड़ा है। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड होगी? ओके, शायद इसकी वेलोसिटी से छोड़ा है कि ड्रॉप किया है, इसको पहले पढ़ लो, है ना? ओके, इसकी वेलोसिटी v है, अटर्नल डेप्थ ऑफ प्लेन स्मॉल बॉडी ड्रॉप किया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है? ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है।
सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको u को 0 मान लो, ये u 0 है, ओके। ये सरफेस है, ये सेंटर है, ओके, ऐसा कुछ है। यहाँ की स्पीड बतानी है और किसके टर्म में बतानी है? इसके वेलोसिटी के टर्म में बतानी है। आइए देखते हैं। अब यूजिंग क्या कर सकते हैं हम लोग? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर प्लस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट सेंटर। सरफेस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। हमने पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप किया है। टेंसिल एनर्जी ऑफ सरफेस कितना होगा? माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन रेडियस, जी m1 m2 बाई आर। समझ गए? सरफेस का प्लस सॉरी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सेंटर हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो फाइंड आउट करना है ना आपको। प्लस सेंटर का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल ऑफ सेंटर जो होता है मास इनटू पोटेंशियल ऑफ सेंटर, ऐसा लिखेंगे। ये मा, मास और सेंटर का पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस दैट इज जीएम बाई आर। ओके, आपको याद होना चाहिए कोई मास सेंटर पे है तो इसका आंसर आता है -3 GM/m/2 आर। ये सेंटर का पोटेंशियल है, इसको लाके यहाँ पे रख दो। -3 GM/m कितना होगा? 2 आर। क्लियर हुआ? ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। ओके, यहाँ से बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी। एम 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 पहले तो ये कैंसिल हो गया, ओके। और मुझे v की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना? ओके, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3 GM/2 आर माइनस ऑफ GM/2 आर। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 -1/2, ये GM/r हो जाएगा, है ना? ओके, ये GM/r है। तो अगर मैं इसको v स्क्वायर की बात करूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये सरफेस का माइनस जी एम एम बाई आर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और ये -3/2 GM/r। हमने m को कैंसिल किया, ये v स्क्वायर बाई 2 मैंने यहाँ पे रखा है और ये 3/2 इधर जाकर प्लस हुआ, 3/2 माइनस ऑफ GMM/r। ओके, 1.5 माइनस 1, ये 0.5 यहाँ पे गड़बड़ था बच्चा, 1/2 है ना? ओके, ये गलत था। अब चलिए, अब बताओ, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, v स्क्वायर की जगह हो जाएगा GM/r, यानी कि v इक्वल टू किसके इक्वल होगा? अंडर रूट GM/r। ठीक, ये स्पीड है ना? इसकी वैल्यू आएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। बट अब प्रॉब्लम क्या है? ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इसके वेलोसिटी के टर्म में है। ये बताओ, इसको हम √2 से ऊपर नीचे गुना कर दें, है ना? ओके, तो √2 GM/r और नीचे भी एक 2 हो जाएगा, है ना? ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। ये पूरा टर्म क्या है? इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी बाई क्या हो जाएगी? √2। ये आपकी स्पीड है, ओके। और इसके वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? √2 ऑफ Vm/r। ये पता होना चाहिए। तो ये इसके वेलोसिटी के टर्म में इसका आंसर आ जाएगा Ve डिवाइडेड बाई √2। ठीक है? ओके, एनर्जी कंजर्वेशन करना था, मैंने कुछ खास किया नहीं, एक लाइन था। आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हाफ के इक्वल हो जाएगा, उसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करना था। तो हमने किया क्या? सरफेस का पोटेंशियल सरफेस की काइनेटिक, सेंटर के पोटेंशियल सेंटर की काइनेटिक बराबर कर दी। और एक फैक्ट हमको याद होना चाहिए था कि सेंटर के ऊपर कोई पार्टिकल रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है? ओके, आंसर आ रहा है Ve/√2 ठीक, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम है, एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की ओर, 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। ट्रेंड है भाई, एस्केप वेलोसिटी के टर्म में क्वेश्चन को पूछना ट्रेंड है। देखो, 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, तो उसकी स्पीड पहले निकाल लो। स्पीड है 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, है ना? ओके, ये पूरा आपको दिया हुआ है। द हाइट रीच्ड बाय द बॉडी इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/4 इंटू इसके वेलोसिटी को √2 g r लिखते हैं। ओके, अब एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट रीच बाय पार्टिकल क्या होता है? ऐसे एक एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगाते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो लिखते हैं ना हम लोग, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ है? जितना था सब लॉस हो गया, है ना? हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है? 3/4 √2 g r का होल स्क्वायर इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है? mgh/1 प्लस h/r। अब यहाँ से h निकालना है, ओके। m से m कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर करोगे g से g भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ओके, 1/2 वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9/16, 9 बाई क्या होगा? 16 इंटू क्या होगा? 2 GR, 2 GR होना था, जी से जी कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2R इक्वल टू किसके इक्वल है? ये है H अपॉन 1 प्लस H बाई R। इसी को सॉल्व करना है हम लोग को, है ना?
ओके, तो ये पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 9r/16 इक्वल टू HR/R+H ऐसा कर सकते हैं, R से R भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना? ओके, तो 9R प्लस 9H इज इक्वल टू 16H आ जाएगा, है ना? ओके, तो ये इसको इधर लेके जाओगे तो ये 7H हो जाएगा, ओके, 9R इज इक्वल टू कितना हो गया? 7H, तो H इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 9R/7, ओके, 9R/7 ये है रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में आपका हाइट, ठीक है? आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, हाफ mv² इक्वल टू mgh/1 प्लस h/r, है ना? क्लासरूम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग, ओके? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। Radius of newly discovered planet is 3 times of the Earth but having same density. If acceleration due to gravity on the surface of Earth is g, तो वहां पे कितना होगा? डेंसिटी सेम है तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डेंसिटी सेम है तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? r, ओके। अब आप देखो ध्यान से, रेडियस अगर 3 गुना है तो g भी 3 गुना होगा, v डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3g के बराबर हो जाएगी, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए था, ठीक है? चलो, 4 आइडेंटिकल मासेस हैं, इनको अलग अलग पॉइंट पे रखा गया है। पूछा क्या गया है, कौन सा पॉइंट पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है? भाई इक्विलिब्रियम में वही होगा जो न्यूट्रल पॉइंट पे रखा होगा, है ना? ओके, ये मास 4m, इस m के बारे में सोचो जो फोर्थ पॉइंट पे रखा हुआ है, ये भी इसको अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट किया, ये भी अट्रैक्ट किया, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया, बाकी किसी और पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, तो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है केवल यही इक्विलिब्रियम में है, बाकी कोई इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है? फिर चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये केपलर लॉ का प्रॉब्लम है ना? ओके, केपलर लॉ में क्या बताया गया है कि एरियल वेलोसिटी सेम होती है, तो बोला कि ये पहला जो एरिया है A1, ये किसी 2 दिन में चलता है, A2 4 डेज में चलता है, A3 9 डेज में चलता है। तो हमको केपलर ने बस ये बताया था कि एरियल वेलोसिटी यानी एरिया बाय टाइम हमेशा क्या होता है? सेम, A1/2, A2 बाई क्या होगा? 4, और A3 बाई क्या होगा? उसका टाइम कितना है? 9, ये बराबर होंगे। अब मुझे A1, A2, A3 में रिलेशन बताने हैं। एक काम करो, 9, 4 और 2, इसका एलसीएम ले लो, 36 हो जाएगा, ओके, 36 से गुना कर दो पूरे में, है ना? पूरे फैक्टर में 36 से गुना कर दो, तो 36 से गुना करोगे, 36 A1/2 इक्वल टू 36 A2/4, ओके, इक्वल टू 36 A3/9, ऐसा कर सकते हैं, ओके। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 18 A1 इज इक्वल टू 9 A2 इज इक्वल टू 4 A3, है ना? ओके, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है थर्ड, और यही आपका सही आंसर है, ठीक है? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कोई स्फेरिकल सेल है, ग्रेजुअली एक्सपेंड मेंटेनिंग इट्स शेप, मतलब स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल ही रहेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? एक बात बताओ, सेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर का क्या होता है? सेंटर का पूछा है, तो ये होता है -gm/r, है ना? ओके, तो अब एक बात बताओ, इसका अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये रेडियस को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू तो कम हो रही है ना, वैल्यू कम हो रही है, ठीक है? ओके, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है, तो ओवरऑल क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे मान लो पहले -10 था, अब हो गया -5, तो वैल्यू बढ़ी है ना, कि वैल्यू कम हो गई, आधी हो गई, बट ओवरऑल बात करें तो ये पोटेंशियल बढ़ता हुआ माना जाएगा, है ना? कि तो क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रेजुअली एक्सपेंड हो रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ गए? ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। Next, weight of a man is equivalent to 50 kg weight if keeping the density of Earth is constant and radius of Earth is doubled. Then weight क्या होगा? फिर से वही कहानी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, और r को आपने डबल कर दिया, तो g भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू 2g हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r डैश को आपने 2r कर दिया। अगर g डबल होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा? वेट भी डबल हो जाएगा, है ना? ओके, अगर वेट भी डबल हो गया तो एक बात सोचिए, पहले वेट कितना था? 50 केजी वेट, अब कितना हो जाएगा? 100 केजी वेट, खत्म हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी वाले टर्म बहुत ज्यादा याद करने हैं आपको, आएगा ही आएगा। चलिए, एक बम है, इसका मास है 12 केजी, इसको एक्सप्लोड किया गया इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, मासेस नहीं, इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, मासेस इन ईच, मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है, ठीक है, कोई बात। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट दे रखा है, बड़े वाले फ्रैगमेंट का क्या होगा? एक बात सोचो, जब 2 फ्रैगमेंट्स टूटेंगे, है ना, एक इधर और एक इधर जाएगा, ये जो भी मास है उससे हमको नहीं मतलब है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा, ओके। तो हमें बताना है मोमेंटम ऑफ हैगर फ्रैगमेंट, तो हम लाइटर वाले का मोमेंटम बता दें तो क्या दिक्कत है आपको? वही इसके बराबर भी होगा, तो इसका मोमेंटम किसके इक्वल होगा? √2 लाइटर मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, ओके।
ये 1:3 में टूटा है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये 3-3 केजी के होंगे, तो छोटा वाला 3 केजी का होगा और बड़ा वाला कितने केजी का होगा? 9 केजी का होगा। देखो, ये 1:3 फ्रेगमेंट हो गया। छोटे वाले का काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये है 216 जूल, है ना? इसका मुझे मोमेंटम पूछा है, तो मैं इसका मोमेंटम निकाल लेता हूँ, वही मोमेंटम इसका भी होगा। तो अंडर रूट ऑफ 2 m कितना है इस छोटे वाले का? 3 और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 216। ये जो भी आंसर आएगा वही आपके बड़े वाले का भी आ जाएगा। तो इसको देख लो कितना होगा। ये 36 आ रहा है, आई थिंक सो, है ना? हाँ, 36 के आसपास आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये छोटे वाले का मैंने निकाला, पूछा हुआ था बड़े वाले का, लेकिन दोनों का मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा। एक्सप्लोजन हुआ है तो मोमेंटम सेम होता है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ये प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, 3 पार्टिकल्स हैं, 1 केजी, 2 केजी और 3 केजी के। दे आर लाइंग ऑन द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड आपका ए दे रखा है, ठीक है? अब साइड ए है, हमें बताना है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तुम एक काम करो, तुम ऐसे सोचो, ये 3 केजी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a by 2 है, ओके। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1 x1, है ना? ओके, प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास किसके इक्वल होता है? m1 प्लस m2 और प्लस क्या होगा? m3। m1 की वैल्यू बताइए कितनी है? 1 इंटू x1, इसका ये तो 0 पर है ना, ओके, प्लस m2 है 3 केजी और इसका x कितना होगा? ये सेंटर पे होगा, है ना? x कोऑर्डिनेट a by 2 हो जाएगा, a by 2 प्लस m3 इज 2 और कोऑर्डिनेट इज a अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम 1 प्लस 2 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? ओके, ये आपका 6 है। इसको सॉल्व करोगे, 3a by 2 प्लस 2a, 3a by 2 प्लस 2a by 6, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 2 4 प्लस 3 7a by 12, ठीक, 7a by 12, है ना? ओके, ये पहला ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है? ओके, चलिए अगला प्रॉब्लम क्या बोला है? फिर से सेंटर ऑफ मास का ही प्रॉब्लम है। देखो, बोला गया कि एक सिस्टम है ना? ओके, और इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई करता है। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका साइड एल क्या होगा? और यानी एल और आर में क्या रिलेशन होगा? ये रेक्टेंगल है, ओके, नीचे एक रेक्टेंगल है और ऊपर एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, बेसिकली प्लेट है ये, है ना? ओके, तो बात सोचो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, ये जीरो है ना? ओके, ओरिजिन है, इसका मतलब है m1 x1 ये ऊपर है और x2 ये नीचे होगा, है ना? ओके, माइनस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, है ना? कुछ ऐसा होना चाहिए। x2 नेगेटिव में ले रहा हूँ, ये जीरो है ना? ओके, मास को एरिया के टर्म में लिख सकता हूँ, a1 x1 माइनस a2 x2, ये भी क्या होगा? जीरो, है ना? ओके, यानी कि डिस्टेंस वाइज बात करें, a1 x1 और a2 x2 दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ऊपर की एरिया कितनी है? ऊपर का जो एरिया है ये तो है पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया बाई 2, और उसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा? नीचे से ये होता है 4r बाई 3 पाई। 4r बाई क्या होता है? 3 पाई इक्वल टू नीचे का एरिया कितना है? ये बताओ, मास एरिया के प्रोपोर्शनल है। एरिया लेंथ इंटू विड्थ होगा, लेंथ l है और इसकी विड्थ कितनी है? 2r, है ना? l इंटू 2r इंटू इसका x2 यानी सेंटर ऑफ मास, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? अगर ये l है तो ये तो l बाई 2 होगा ना? ओके, ये L बाई 2, ये L बाई 2 से L बाई 2 कैंसिल, R से एक R कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3 R इक्वल टू L स्क्वायर, समझ पाए? और यहाँ R स्क्वायर है, L इज इक्वल टू रूट 2/3, 3 भी रूट के अंदर है, इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है ना? एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l है और इसका एक्सिस दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। चलो मैंने मान लिया कि ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये रॉड है और इसके सेंटर से पास करने वाली जो एक्सिस है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, इसका हमें बताना है। आई नॉट के टर्म में ही सारा आंसर है, तो आप इसको एक बात बताओ, आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट, क्योंकि आईसीएम है, प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? एल बाई 2 का स्क्वायर, एल बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा? आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, यहाँ कैपिटल एल है, हमने स्मॉल एल ले लिया है। ओके, आंसर कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए एंड मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर इज। देखो ध्यान से, ओके, एक कोई स्क्वायर प्लेट है
और इस कॉर्नर से जो एक्सिस पास करेगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। ये बताओ, इसका तो मुझे पता है ना, इसका सेंटर वाले का तो पता है कि ये आई सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होता है, ये होता है एम ए स्क्वायर बाई 6। कैसे आया, एम एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल और बी बराबर होंगे और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस किसकी इक्वल होती है, ए बाई रूट टू। अब हम इसका आई निकालेंगे, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डिस्टेंस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल है, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, 2/3 एम ए स्क्वायर। कोई आंसर है आपका क्या, ओके, ये फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर है, को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, अगर नहीं याद है तो रेक्टेंगल से निकाल लो। ठीक है, ओके, चलो 41 की तरफ आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, इसमें क्या बोला गया है कि देखो एक सेटअप है ना, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है और इसमें बोला गया कि वेइंग स्केल है, इसका अपना वेट है 200 ग्राम फोर्स। ओके, और टू वेट्स है 300 ग्राम फोर्स जो कि 10 सेंटीमीटर मार्क्स पे है और एक है 500 ग्राम फोर्स जो कि 70 सेंटीमीटर मार्क्स पे है। ओके, और and the distance from midpoint where a 200 ग्राम force should be suspended to balance the meter scale। इसका मतलब ये बैलेंस है नहीं। ओके, तो बैलेंस नहीं है तो क्या करें, तो ऐसे सोचो, ये डिस्टेंस कितना है 40, इसका टॉर्क सोचिए 40 इंटू 300, क्या ये 12,000 के आसपास आएगा, है ना। ओके, जो इधर की ओर टॉर्क लगाएगा। सिमिलरली 500 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस 20 है, क्या ये 10,000 आएगा, है ना। ओके, ये 10,000 आएगा। तो ये वाला टॉर्क कम है, ये वाला टॉर्क क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये पूरा रॉड ऐसे इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगा। जब इस डायरेक्शन में आएगा तो इक्विलिब्रियम तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कोई एक लोड रखना पड़ेगा और ये लोड है 200 ग्राम का। तो वो कितने पे रखें, मान लो किसी डिस्टेंस पे रख लेते हैं, डी मान लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये बताओ एक्स्ट्रा टॉर्क कितने का है, 2000 का है। एक्स्ट्रा टॉर्क कितने का है, 2000 का। ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, इक्वल टू जो हमने 200 रखा है वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, डी। ये इसको बैलेंस होना चाहिए, इसको कट करो, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ही पूछा था, मार्क्स नहीं पूछा था, तो 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे और मार्क पूछा तो 50 और प्लस 10 सेंटीमीटर मतलब 60 पे रखते हैं। ओके, चलो अगला प्रॉब्लम क्या है, एक रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना है रॉड का, लेंथ एल, मास m अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट डिस्टेंस l/3 फ्रॉम इट्स एंड बेस। ओके, तो देखो यहां से एंड से l/3 है, एंड से कितना है l/3 है, तो अगर एंड से l/3 है तो सेंटर से कितना है, सेंटर से l/2 माइनस l/3 है, ये तो l/6 है। मुझे इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, I इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम l/6 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, ये बताओ सेंटर ऑफ मास का कितना होता है, ml² बाई 12 प्लस ml² बाई क्या होगा 36। ओके, सुनिए, ये हो जाएगा 4 ml² बाई 36, सॉल्व करोगे आ जाएगा ml²बाई 9। ठीक है, ओके, मुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन बताना है। अंडर रूट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई क्या होता है, मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, ml²बाई 9 है और मास कितना है m, m से m कैंसिल हो गया, l बाई 9 का रूट कितना होता है 3, l बाई क्या है 3 है। ये है रेडियस ऑफ जाइरेशन। कहीं पे भी अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने की जरूरत होती है तो आप जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और फिर उसके बाद मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो अगला प्रॉब्लम क्या है, अ मास ऑफ मैन 50 ग्राम। ठीक है जी, स्टैंड ऑन द रिम, टर्न टेबल दे रखा है रेडियस का, ठीक है ना, मास दे रखा है पर्सन का। ओके, और रेडियस दे रखी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये ऑलरेडी गिवन है। माउंटेड ऑन द वर्टिकल फ्रिक्शन लेस और ये चलना शुरू करता है, सिस्टम शुरू में रेस्ट पे था। मैन इसके आउटर एज के अलोंग चलता है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा होगा, देखो एक टर्न टेबल है ऐसे। ओके, अगर ये रेस्ट पे है तो इसके ऊपर ये पर्सन भी रेस्ट पे है, ठीक है ना। ओके, अगर पर्सन क्लॉकवाइज चलना शुरू करता है तो ये जो डिस्क है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेगा ताकि टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। ठीक है, ओके, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो जो पर्सन होगा उसकी एंगुलर मोमेंटम आई एमवीआर होगी और जो डिस्क होगा उसका कितना होगा आई ओमेगा। ये दोनों इक्वल ऑपोजिट होंगे अलग अलग डायरेक्शन में ताकि नेट जीरो हो जाए।
ओके। तो अब इसी में हमको ओमेगा निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है। ओके, तो ये क्लॉकवाइज का पहले तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू बतानी है कितनी है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, एम वी आर बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन टेबल। ओके, मास ऑफ पर्सन 50 केजी, वेलोसिटी इज 1, रेडियस इज व्हाट 2 मीटर बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 4000। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, है ना? ओके, 1 बाई ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, क्या ये 1 बाई 40 आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, 1 बाई 40 रेडियन पर सेकंड, और डायरेक्शन अपोजिट होगा, पर्सन चला है क्लॉकवाइज, ये किस में चलेगा, ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। अगला आपको आपको बताना है कि ये क्या होगा, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर प्लेट है, ओके, इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डन, ओके। ये मान के चलो कि इसके परपेंडिकुलर के अबाउट कुछ आई नॉट है, इसकी वैल्यू पता भी है आपको, एम ए स्क्वायर बाई क्या होता है, एम ए स्क्वायर बाई 6। ओके, तो ये जो इस प्लेन में है, ये जो भी है, ये तो आधे आधे होंगे ना, ठीक है, सब बराबर है, क्यों भाई, ये और ये बराबर होंगे, इन्हीं को जोड़ोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आएगा। तो जो I1 होगा, जो I2 होगा और I3 होगा, ये सब जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के आधे होंगे, समझ गए? ओके, लेकिन हमें वैल्यू बतानी ही नहीं है, हमें तो बताना है I1 प्लस I2 बाई I3। ओके, तो जो I1 है वही I2 है, तो इसको मान लो 2 और नीचे है 1, क्या ये रेशियो 2 बाई 1 आ गया, है कि नहीं? ओके, 2:1, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है ना? ओके, तो सारे बराबर है, तो x प्लस एक्स बाई एक्स कितना आएगा, 2/1। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बोलते हैं। एक सैटेलाइट है, नहीं, दो सैटेलाइट्स हैं, S1 एंड S2, दे आर मूविंग इन सेम ऑर्बिट। इफ मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ S2, तो आपको बताना है कि क्या है। एक सबसे बड़ी बात, मास ऑफ सैटेलाइट पे क्या-क्या चीज़ डिपेंड नहीं करता, उनकी स्पीड, उसकी एंगुलर स्पीड और उनका टाइम पीरियड। ये डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी, बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। है ना? ओके, तो अब हमें बताना है कि ये क्या-क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल, गलत है। काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करता है और यहाँ का मास अलग-अलग है। सी दैट टाइम पीरियड इज 4 टाइम्स ऑफ h2, नहीं भाई, ये भी गलत है। क्यों? टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो मास अगर आपका मतलब ऐसे समझिए, मास अलग-अलग है ना, ओके, बाकी सब कुछ तो सेम है, ओके, सेम ऑर्बिट है, तो टाइम पीरियड तो ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। ऑर्बिट अगर सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, सेम, इसलिए ये गलत हुआ। अब आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, ये इक्वल लिखा है, ये गलत है ना? पोटेंशियल ये इक्वल नहीं हो सकती। S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड, सेम ऑर्बिट, हाँ, ये बात सही है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, बेसिक थियरी का प्रॉब्लम था, याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, 2 बॉडीज हैं, मास m एंड 9m, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, ठीक है? और बताना क्या है कि उनको लाइन जॉइन किया गया, कहीं पर बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट है, तो वहां पर हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। ओके, कोई बात नहीं, चलो। एक मास है m और एक मास है 9m, ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। न्यूट्रल पॉइंट कहीं पर होगा, कहां पर होगा, ये मतलब न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे वाले मास के पास होता है, ठीक है? ओके, तो ये न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालें, x1 इज इक्वल टू रूट m1 बाई रूट m1 प्लस रूट m2 9m इंटू डिस्टेंस d। क्या ये r बाई 4 हो गया, है कि नहीं? ठीक, ये r बाई 4 हो गया, यहाँ से r बाई 4, तो यहाँ से कितना होगा, r माइनस r बाई 4, 3r बाई 4। अब इसका पोटेंशियल निकालना है, ये बताओ, पोटेंशियल इक्वल टू माइनस gm बाई r, gm बाई r किसके इक्वल है, r बाई 4 माइनस दूसरे का कितना होगा, g, दूसरे का मास कितना है 9m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 3r बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, माइनस 4gm बाई r माइनस ये 3 से 3 कैंसिल होगा, एक 3 बचेगा, 4 3 12, 12 gm बाई r, 12 और 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ 16 gm बाई r। समझ पाए? ओके, ऐसा कोई आंसर है? जी हाँ, सेकंड आंसर है आपको, ठीक है? ओके, बेसिक फॉर्मूला लगाना था, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट दो पार्टिकल के बीच में कहाँ होता है, ठीक है ना? ओके, चलो ये प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमें वर्क बताना है इन टेकिंग अ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। कुल मिला के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ओके, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, ये होता है अगर सरफेस से h तक लेके जाते हो, mgh बाई 1 प्लस h बाई r होता है, ठीक है? ओके, mg हाइट आपने कितना लेके गए हो, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 2r बाई 1 प्लस 2r बाई क्या हो जाएगा, r। ओके, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3 mgr, और कैपिटल G के टर्म में लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/3
GM/R है ना? ओके, स्मॉल g को हमने GM/R लिख दिया। केवल इस फैक्टर को देखो कि वो नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2/3 है, 2/3 केवल एक जगह है। ठीक है? ओके, चलिए। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक प्लैनेट है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एज शोन इन फिगर इन इलिप्टिकल पाथ। करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये भी केपलर के लॉ का ही एक पार्ट है ना? ओके, फर्स्ट लॉ के आसपास, है ना? देखो, हमें करना क्या है, हमें 4 ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम के बारे में बताना है कि कहाँ से कहाँ जाने का टाइम ज़्यादा होगा और कहाँ से कहाँ जाने का टाइम कम होगा। तो आप ऐसे समझो कि जो प्लैनेट पास में होते हैं, सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी की बात करें, ओके, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब जो पास में होता है वो तेज चलता है और दूर जाएगा तो धीरे-धीरे चलेगा, है ना? हर प्लैनेट में ऐसा ही होता है। ओके, इसको ध्यान से देखो, इसमें टाइम बोला गया है ए, बी। ये फिगर भी गलत है बच्चा, फिगर को थोड़ा-सा करेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर होगा सी और ये पॉइंट होगा डी। समझ गए? ओके, ए, बी, सी, डी। ओके, अब आइए सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले ये टाइम ए, बी, डी और ये टाइम ये बराबर होंगे, इसमें कोई लेना-देना नहीं है। जिधर सन होगा, प्लैनेट इधर साइड बहुत तेज़ी से चलेगा क्योंकि पास में है ना? एंगुलर मोमेंटम उतना ही रखना है। आर कम होगा तो वी ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। यानी स्पीड कुछ ऐसी होती है, देखो, स्लो चला, फिर फास्ट, स्लो, ऐसे, ऐसे। इस ये मोशन है आपका पूरा, ठीक है ना? ओके, तो ऐसे सोचिए, टाइम टेकन पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग CDA, CDA इज लेस देन ABD। नहीं, ये CDA और ABD ये दोनों बराबर होंगे। क्यों भाई? इसमें फास्ट स्लो दोनों है, इसमें फास्ट स्लो दोनों है, तो ये तो गलत है। ओके, इसमें देखो, टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग DAB, DAB ये सन के पास वाला रीजन है। ओके, इज लेस देन दैट ऑफ BCD, BCD ये दूर वाला, ये बात तो सही है। ओके, ऐसे ही अब एक ही सही करना था, ऑल ऑफ दिस तो है नहीं, ये करेक्ट है। ठीक है? ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउट द हाइट h वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ सरफेस। ओके, ये तो ज्यादा आसान आ गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ। हाइट का g डैश किसके इक्वल होता है? g बाई 1 प्लस h बाई r का क्या होता है? होल स्क्वायर। और बोला है कि g डैश g का आधा है, और g का आधा है तो g से g कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस h बाई r ये किसके इक्वल हो जाएगा? √2, और h इज इक्वल टू क्या होगा? √2 माइनस 1 इंटू r। √2 माइनस 1 होता है 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कुछ खास करना नहीं था, ये रिजल्ट बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमें क्या करना है कि कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताना है क्या सही है क्या गड़बड़ है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो, हमें क्या करना है, व्हेन हाइट ऑफ सैटेलाइट इज इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज व्हिल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। ये बात तो सही है। ओके, जितना दूर आप जाओगे स्पीड उतनी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, ये बात सही है। अगली तरफ आते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड व्हिच इट इज रिवॉल्विंग। हाँ, ये बात भी सही है। ओके, मास और डेंसिटी प्लैनेट का बोला है ना, तो प्लैनेट पे डिपेंड करता है। एंड फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, देखो ध्यान से देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये थोड़ा सा फंसाने वाली बात है आपसे। देखो, काइनेटिक एनर्जी मान लो 5 जूल है ना? ओके, तो और पोटेंशियल एनर्जी -10 है, तो दोनों मिलकर के -5 एनर्जी होंगे, तो बाउंडेड सिस्टम होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर काइनेटिक एनर्जी तो कम ही मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा हो गई पोटेंशियल से, तो नेट एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और सैटेलाइट जो है एस्केप कर जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जानते हैं क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बोला है ना? ओके, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होता है। तो ये भी लाइन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो यहाँ पे 1, 2 एंड क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो ये रहा आज का पूरा डिस्कशन। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा और इसको अच्छे से करिएगा, जो भी आप एग्जाम में दिए हैं, अच्छी बात है। इसको अच्छे से सॉल्व करो, देखो, ठीक है? ओके, मिलते हैं हम लोग अगली बार, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू।